हेलो दोस्तों, ये वीडियो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में चल रहे माइनर एग्ज़ाम का है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकेंड सेमेस्टर में जिसका भी एजुकेशन सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट है, ये उसके लिए है। आपके पेपर का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको 2 मिनट में बता दूं, पहले आप वो सुन लीजिए। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और आप यकीन मानिए कि मैंने आपका सिलेबस को डाउनलोड करके एक एक पॉइंट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। इसमें सिर्फ यूनिट फर्स्ट और सेकंड आपकी कवर होंगी। 1-2 घंटे बाद मैं इसका थर्ड और फोर्थ यूनिट का एक सेकंड वीडियो बना दूंगी। 2 वीडियो में मैं पूरा आपका सिलेबस ख़त्म करा दूंगी और आप यकीन मानिए कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। एक बार यकीन करिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इसका सेकंड पार्ट भी लेकिन ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जब आप कल पेपर दे के आइएगा तब कमेंट करके बताइएगा कि पेपर कैसा हुआ। यकीन मान के पूरा वीडियो देखिए। 1-1.5 घंटे का होगा, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका। 3 घंटे में आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करा दूंगी। जितना भी इम्पोर्टेंट उससे बनना है सब कुछ करा देंगे आपका और पेपर आपका बहुत बेहतरीन होगा। बस इतना यकीन मान के पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस दिखा दूं जिससे आप मैच कर पाएँ कि मैंने आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। यूनिट फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में है। ये रही आपकी यूनिट फर्स्ट और ये रही आपकी सेकंड। इतने टॉपिक आपके फर्स्ट और सेकंड में हैं। जो मैं इसका सेकंड वीडियो लाऊंगी उसमें मैं यूनिट थर्ड और आपकी फोर्थ पूरी कवर कर दूंगी। इसमें फर्स्ट सेकंड है। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें मैंने बना के दिए। आप पूरा अच्छे से पढ़िए, उन्हीं से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो बन जाएगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शिक्षा के अर्थ और परिभाषा को विस्तार से बताइए। ठीक, यह आपसे पूछ सकता है शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा का अर्थ एक व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाने या एक बेहतर इंसान बनने, समाज में सकारात्मक योगदान करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। शिक्षा का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाना, समाज में सकारात्मक योगदान करने के लिए और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है एक इंसान को। ठीक है, यह एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने और उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाने में मदद करती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। अब बात करते हैं शिक्षा के अर्थ को आप 2 मुख्य अर्थों में समझा जा सकता है। ठीक है, अगर ये लघु उत्तरीय में आए तब आप, अगर शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, अगर लघु उत्तरीय में आता है तब आप ये नीचे वाला भी लिखेंगे। शिक्षा के अर्थ को 2 मुख्य अर्थों में समझा जा सकता है। व्यापक अर्थ, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, जिसमें व्यक्ति जीवन के हर पहलू में ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त करता है। यह एक व्यक्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से विकसित होने में मदद करती है। संकुचित अर्थ या संकीर्ण अर्थ, इस अर्थ में शिक्षा को औपचारिक रूप से विद्यालय या किसी अन्य शिक्षा संस्थान में प्राप्त ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। संकुचित अर्थ में क्या है? इस अर्थ में शिक्षा को औपचारिक रूप से विद्यालय या किसी अन्य शिक्षा संस्थान में प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कि इसमें हम लोग औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं विद्यालय से या किसी शिक्षा संस्थान से, लेकिन जो ऊपर व्यापक अर्थ है वो हम लोग पूरे जीवन उसमें शिक्षा मिलती है हम लोग को, हर अपने बड़े बुजुर्ग से, कौशल से, अनुभव से उनके, उससे, इसलिए वो व्यापक अर्थ है। और जो संकुचित हुआ ये सिर्फ विद्यालय और हम लोग कॉलेज से या किसी और कौशल से प्राप्त करते हैं। संकुचित अर्थ आपका ये, जिसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा दोनों बताइए तो आपको दोनों बताना पड़ेगा। परिभाषा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में सुधार करता है। यह एक व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने, समस्याओं का समाधान करने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करती है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शिक्षा के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर कल पेपर में आप जब खुद वहाँ सब कुछ करके आएंगे, बस वापस आके कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, बस एक ही चीज़ करनी है आपको, वापस आके कमेंट कि पेपर बहुत अच्छा हुआ।
शिक्षा के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका ज्ञान प्राप्त करना, कौशल विकसित करना, मूल्य और दृष्टिकोण विकसित करना, आत्मविकास, सामाजिक जिम्मेदारी। वेरी शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ इतना करेंगे, लेकिन अगर आपका शॉर्ट में यानी लघु उत्तरी में आता है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी और समझ हासिल करना। कौशल विकसित करने, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आवश्यक क्षमताओं को प्राप्त करना। जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है मूल्य और दृष्टिकोण विकसित करना, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को सीखना और एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट आपका है आत्मविकास। शिक्षा जो है आपकी क्षमताओं को पहचान कर उनका विकास करती है। सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षा से हम लोग समाज में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा आती है, हम लोग दूसरों की मदद कर पाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। यह आपके सिलेबस का यूनिट फर्स्ट का थर्ड पॉइंट है। मैंने पॉइंट वाइज एक एक क्वेश्चन कवर किया है दोस्तों, बस हर बार मैं यही कहूँगी, भरोसा करें और लास्ट तक वीडियो देखें। शिक्षा का महत्व। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कौशल और मूल्यों से सशक्त बनाना है। शिक्षा छात्रों के बौद्धिक विकास, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देने का एक साधन है। यह आपका शिक्षा के महत्व का हुआ। आप पॉइंट वाइज देखें अंदर क्या महत्व है। शिक्षा व्यक्तियों को समस्याओं को हल करने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करती है और उसे आत्मविश्वास प्रदान करती है। यह एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति को जीवन के रहस्यों को समझने और उसका जश्न मनाने में मदद करती है। ये हुआ आपका शिक्षा का महत्व पूरा। अब जो नेक्स्ट है इसमें थोड़ा सा नीचे लाइन में हम लोग लिखते नहीं, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति को न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। जब भी आप लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं ना दोस्तों, तो आप एक बात याद रखिए, ये पॉइंट वाइज जब आंसर लिखते हैं उसके बाद ये एक लाइन दो लाइन जरूर लिखा करिए। संक्षेप में ऐसा है, निष्कर्ष में ऐसा है, या अंततः हम ये कह सकते हैं। इस टाइप की लाइन लिखने से थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा के मुख्य प्रारूपों की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के 3 मुख्य प्रारूप हैं मेन रूप में, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा बिना किसी योजना या पाठ्यक्रम के जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो निरौपचारिक शिक्षा है वो है जब औपचारिक शिक्षा का एक पूरक रूप है, जो उन लोगों के लिए जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते या जो अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक पता है कौन सी होती है, जो हम लोग को स्कूल, विद्यालय या कॉलेज से मिलती है, और अनौपचारिक वो होती है जो हमें अपने घर, बुजुर्ग, समाज से मिलती है, और निरौपचारिक वो होती है जो हम औपचारिक यानी कि विद्यालय, महाविद्यालय से अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाते किसी कारणवश और शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं। अब देखते हैं हम लोग औपचारिक शिक्षा, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा तो आपको बहुत लिखना पड़ेगा, इसलिए पूरा इसको देखिए। औपचारिक शिक्षा यह शिक्षा की एक संगठित प्रणाली है जो एक निश्चित पाठ्यक्रम और समय सारणी के अनुसार दी जाती है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा हम लोग का एक निश्चित सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ाया जाता है, और एक समय सीमा वहाँ पे होती है कि आपको 3 महीने में ये सिलेबस ख़त्म करना है, फिर इसका एग्ज़ाम कराना है। यही इसका मतलब है। ये शिक्षा की एक संगठित प्रणाली है जो एक निश्चित पाठ्यक्रम और समय सारणी के अनुसार दी जाती है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल और योग्यताएं प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को ज्ञान, कौशल और योग्यताएं प्रदान करना है जो उनके भविष्य के लिए तैयार करते हैं, जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। जो औपचारिक शिक्षा होती है, जो हम लोग को विद्यालय, विश्वविद्यालय से हम लोग लेते हैं, वो हमें भविष्य के लिए तैयार करती है, क्योंकि हम लोग उससे नौकरी पाते हैं।
इसलिए ये हमारा भविष्य तय करती है। औपचारिक शिक्षा आमतौर पर प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान करती है। ये शिक्षा प्रणाली एक निश्चित पाठ्यक्रम को शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का पालन करती है। हम लोग जब स्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हम लोग का एग्जाम होता है ना, उसमें हम लोग को शिक्षण मतलब वहाँ टीचर पढ़ाते हैं, फिर हम लोग का टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। औपचारिक शिक्षा आपकी ये हो गई, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका अनौपचारिक शिक्षा क्या है। यह शिक्षा की एक अनियोजित और सहज प्रक्रिया है। यह शिक्षा की एक अनियोजित और सहज प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अनियोजित मतलब इसकी हम लोग ने कोई योजना नहीं बनाई होती कि हम लोग ये ऐसे शिक्षा लेंगे, ये अनियोजित है। और एक सहज प्रक्रिया जो जीवन भर चलती है। जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ये हमें जीवन के हर पहलू में मिलती है। हमें 10 साल में हम लोग कुछ सीखते हैं, फिर 20 साल में, 30 साल में, 40, यहाँ तक कि 80 साल की उम्र में भी अगर हम लोग जिंदा हैं तो सीख रहे होते हैं चीज़ों को। तो वही हम लोग की अनौपचारिक शिक्षा है। ये शिक्षा परिवार, समुदाय, कार्यस्थल और अन्य सामाजिक संदर्भों से प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित पाठ्यक्रम या समय सारणी नहीं होती है और ये किसी विशेष प्रमाण पत्र या डिग्री के साथ समाप्त नहीं होती है। मतलब कि इसमें हम लोग को कोई डिग्री नहीं मिलती, ना इसकी कोई समय सीमा, ना इसका कोई सिलेबस है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये शिक्षा व्यक्तिगत अनुभवों, अवलोकन और सामाजिक संपर्क के माध्यम से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम लोग निरौपचारिक शिक्षा के बारे में। यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा का एक पूरक रूप है जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ लोगों के लिए अवसर प्रदान करती है। निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का कोई निश्चित स्थान या समय नहीं होता। यह शिक्षा उन लोगों के लिए उपयोगी है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो पाए हैं या जो अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार प्रदान की जाती है, जो निरौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, ये तीनों प्रारूप के अलावा शिक्षा के अन्य वैकल्पिक रूप भी हैं, जैसे कि दूरस्थ शिक्षा और होम स्कूलिंग। ये वैकल्पिक रूप से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच एक पुल का काम करते हैं और शिक्षा के विभिन्न अवसरों को प्रदान करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग और जब आपके लघु त्रिव क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरह की लाइनें 3 नीचे कुछ भी आप निष्कर्ष निकालें क्वेश्चन से, उनको जरूर लिखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के अभिकरणों के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यह आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं या उसके जो प्रमुख प्रकार है उनकी व्याख्या कीजिए। यह पूछ सकता है आपसे शिक्षा के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं। कुछ भी पूछिए, आंसर आपका एक ही है। शिक्षा के अभिकरण से हमारा तात्पर्य उन विभिन्न स्रोतों, संस्थाओं या संगठनों से है जिनसे छात्र शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक, शिक्षा के अभिकरण क्या हुए, जिनसे हम लोग शिक्षा लेते हैं, जैसे कि संस्थान, संगठन, वो स्रोत जहाँ से हम शिक्षा लें वो शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। अर्थात शिक्षा के अभिकरण वे संस्थाएं या साधन हैं जिनके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ये अभिकरण औपचारिक हो सकते हैं, अनौपचारिक हो सकते हैं और गैर औपचारिक भी हो सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के अभिकरणों के प्रमुख प्रकार। शिक्षा के अभिकरणों को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है या निम्नलिखित प्रमुख प्रकार हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। औपचारिक अभिकरण, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप जरूर पूरा देखें, पूरा देखें, क्योंकि लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है फिर, और इससे शॉर्ट बनेगा तो आप आराम से कर लेंगे। औपचारिक अभिकरण, विद्यालय, यह शिक्षा का मुख्य औपचारिक अभिकरण है जहां एक निश्चित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक और एक प्रशासनिक ढांचा होता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय, ये उच्च शिक्षा के औपचारिक अभिकरण हैं। ठीक है, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, ये विशिष्ट कौशल और ज्ञान प्रदान करते हैं। ये हुआ आपके औपचारिक अभिकरण तीनों। अब आता है आपका अनौपचारिक अभिकरण, परिवार, समुदाय, मित्रों का समूह और मीडिया, ये आपके अनौपचारिक अभिकरण हैं। परिवार बच्चों के शुरुआती वर्षों में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण है। मैंने कहा ना, अनौपचारिक अभिकरण में हम लोग अपने घर से बहुत कुछ सीखते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले जो शिक्षा मिलती है वो अपने माता पिता या घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे मिलती है। माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। समुदाय में सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक गतिविधियां और धार्मिक संगठन शामिल है जो शिक्षा प्रदान करते हैं। हम लोग अपने समाज में, पड़ोस से, आसपास से बहुत चीज़ें सीखते हैं।
इसलिए वो भी अनौपचारिक अभिकरण का एक प्रमुख माध्यम है। समुदाय, मित्रों का समूह, मित्र भी आपकी अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमें मित्र भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कभी कुछ सही सिखाते हैं या गलत सिखाते हैं, तो हमें अनुभव मिलता है जीवन में। मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट जैसे संचार माध्यम भी शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण हैं। अब आता है आपका गैर औपचारिक अभिकरण। खुली और दूरस्थ शिक्षा, ये शिक्षा का एक ऐसा रूप है जो औपचारिक शिक्षा के पारंपरिक तरीकों से अलग है, लेकिन फिर भी एक संरक्षित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करता है। खुली और दूरस्थ, आपने देखा होगा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अपने यहाँ इग्नू कही जाती है। तो इग्नू हम लोग अपने घर में रह के वहाँ से पढ़ सकते हैं, एडमिशन ले लें, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन से हम लोग को पढ़ाई होती है, बस शायद पेपर देने हम लोग वहाँ जाते हैं। तो लेकिन वो भी हम लोगों को एक सिलेबस देती है, उस सिलेबस को 1 साल 6 महीने में हम लोग को ख़त्म करना होता है, फिर हम लोग के पेपर होते हैं। ये है एक गैर औपचारिक अभिकरण, लेकिन इसमें भी एक सिलेबस होता है निश्चित, और मूल्यांकन प्रक्रिया भी होती है। इसलिए गैर औपचारिक अभिकरण में खुली और दूरस्थ शिक्षा, ये शिक्षा का एक ऐसा रूप है जो औपचारिक शिक्षा के पारंपरिक तरीकों से अलग है, लेकिन फिर भी एक संरक्षित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करता है। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम उन वयस्कों के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की है। ऊपर मैंने आपको बताया था ना, एक ये वाला निरौपचारिक शिक्षा, ये वही शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा। जब वयस्क लोग अपनी किसी कारण परीक्षा पूरी नहीं कर पाते, उन्हें पढ़ने की इच्छा होती है, तो ये जो शिक्षा होती है ये इसके अंतर्गत आती है, निरौपचारिक शिक्षा। वही यहाँ है गैर औपचारिक अभिकरण में। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम उन वयस्कों के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की है। शिक्षा के ये सभी अभिकरण एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसे ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करते हैं, यानी कि मूल्यों से परिपूर्ण करते हैं, जो उसे एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है किसी समाज की संरचना, व्यवहार या संस्कृति में समय के साथ होने वाला बदलाव। यूनिट सेकंड का आपका साथ ये फर्स्ट टॉपिक है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है किसी समाज की संरचना, व्यवहार या संस्कृति में समय के साथ होने वाला बदलाव। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी समाज में घटित होती है। यह एक समाज के भीतर या विभिन्न समाजों के बीच विचारों, मूल्यों, व्यवहारों और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन को संदर्भित करता है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, संस्थानों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन शामिल है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं? ये था सिर्फ आपका सामाजिक परिवर्तन। अब आता है कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज के रीति रिवाजों, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज के रीति रिवाजों, मूल्यों और संरचनाओं में समय के साथ होने वाला बदलाव। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? समाज के रीति रिवाजों, मूल्यों, संरचनाओं में समय के साथ होने वाला बदलाव। शिक्षा ज्ञान और कौशल प्रदान करके लोगों को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच और जीवन शैली को बदल सकती है। शॉर्ट में आएगा या वेरी शॉर्ट आएगा तो आप इतना लिखेंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में कैसे योगदान करती है? यह क्वेश्चन पूछ सकता है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है। यह क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तीनों क्वेश्चन का एक आंसर है, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आपसे अगर ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाए, शॉर्ट में पूछा जाए तो आप ऊपर वाला जो आंसर बताया वो लिखेंगे। अगर ये लॉन्ग में पूछे तो बस आप आंसर की शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहाँ से,
शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बस फिर आप पूरा ये लिखना स्टार्ट कर देंगे जो भी मैं बताऊंगी। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप बस ये लाइन जरूर लिख के स्टार्ट करिएगा। अगर बाकी ऊपर के ये दोनों पूछते हैं तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलिए आंसर की स्टार्ट करते हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। दोस्तों, मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम में और आंसर एक उचित आंसर आपको मिले, लेकिन कम से कम में और कम आपको याद करना पड़े। इसलिए मैं ऐसे ही लैंग्वेज यूज़ करती हूँ और लिखती हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो और क्वेश्चन से मैच खाए वो। अब चलिए इस आंसर को मैं आपको बताती हूँ। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है जो न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है बल्कि लोगों के दृष्टिकोण और मूल्यों को भी बदल सकती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है जो समाज को विकसित होने और आधुनिक बनने में मदद करती है। ठीक है ना, शिक्षा का आपको समझ आया। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। हम लोग शिक्षा से समाज को बदल सकते हैं जो न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है बल्कि लोगों के दृष्टिकोण और मूल्यों को भी बदल सकती है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसका दृष्टिकोण एक अलग होता है, उसके एक अलग मूल्य होते हैं, ऐसा माना जाता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक उत्प्रेरक का रूप में कार्य करती है जो समाज को विकसित होने और आधुनिक बनने में मदद करती है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का योगदान। लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तब आप लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का क्या योगदान है। अब हम लोग पॉइंट में देखते हैं। 6-7 पॉइंट है, इनको जरूर याद करें। ज्ञान और कौशल का विकास। शिक्षा व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जो उन्हें बेहतर नौकरी के अवसर प्राप्त करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करता है। सामाजिक गतिशीलता। शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद करती है जिससे सामाजिक असमानता कम होती है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या हुआ? शिक्षा व्यक्तियों को सामाजिक सीढ़ियों में चढ़ने और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि जब शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसको समाज में रहने का और अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने का ज्ञान प्राप्त होता है जिससे सामाजिक असमानता कम होती है। नेक्स्ट आपका सांस्कृतिक परिवर्तन। शिक्षा सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देती है जिससे बहुसांस्कृतिक और समावेशी समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका राजनीतिक जागरूकता। शिक्षा व्यक्तियों को आलोचनात्मक सोच विकसित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका परंपराओं को चुनौती। शिक्षा व्यक्तियों को रूढ़िवादी मानदंडों और मूल्यों को चुनौती देने और प्रगतिशील विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षा के द्वारा लोग जो रूढ़िवादी विचारधारा होते हैं उसका बहुत विरोध करते हैं और एक प्रगतिशील विचार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ये पॉइंट है, आपको प्लीज़ इस पांचों याद करें क्योंकि लॉन्ग में आएगा तो आपको पांचों लिखने पड़ेंगे। ज्ञान और कौशल का विकास, सामाजिक गतिशीलता, सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक जागरूकता और परंपराओं को चुनौती। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में यही योगदान देती है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कोई भी आंसर ऐसा ना हो कि आपको वहाँ बनाना पड़े। मैं पूरा का पूरा देने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आप प्लीज़ पूरा पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक, ये क्वेश्चन आए तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर आ जाता है महिला सशक्तिकरण और शिक्षा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं या उनका एक दूसरे से क्या संबंध है, तब आप बस यहाँ से शुरुआत करिएगा जैसे मैंने आपको ऊपर से बताया था। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर संबंध पूछे तो आप लिखेंगे शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का एक दूसरे से गहरा संबंध है। बस ये 2 लाइन लिखें और क्वेश्चन आप पूरा जो मैं बताऊंगी ये स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछे महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, तब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ बस वहाँ से लिखें। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हो सकती हैं। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करती हैं और उन्हें भेदभाव और हिंसा के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं।
शिक्षा के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं बल्कि अपने परिवारों और समुदायों के जीवन को भी बेहतर बना सकती हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हो सकती हैं। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करती हैं। जो शिक्षा है वो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताती है या जागरूक करती है और उन्हें भेदभाव, हिंसा के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं बल्कि अपने परिवारों और समुदायों के जीवन को भी बेहतर बना सकती हैं। अब हम लोग पॉइंट में देखेंगे क्योंकि ये सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आएगा तो आप खुद ही लिख लेंगे, लेकिन लॉन्ग के लिए आपको पूरा पढ़ें। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। जागरूकता। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आत्मविश्वास। शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करती है। शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करती है जिससे वे अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। नेतृत्व। शिक्षा महिलाओं को नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में मदद करती है जिससे वे अपने समुदायों और राष्ट्रों में बदलाव ला सकती हैं। नेक्स्ट आपका आर्थिक सशक्तिकरण। शिक्षित महिलाएं बेहतर नौकरी के अवसर पर आर्थिक सशक्तिकरण। जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वो बेहतर नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकती हैं जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार होता है। ये आपका हुआ शिक्षा से आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं में। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा से महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण कैसे होता है। शिक्षा महिलाओं को समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती हैं जिससे वे अपने समुदायों और राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण में कैसे सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी प्रेरित करती है। ये रहा आपका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरा आंसर। एक दो बार देखें, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पेपर आपका बिंदास होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। बस आप इसको पढ़ें। निष्कर्ष। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण एक दूसरे से अविभाज्य है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। यूनिट सेकंड का आपका थर्ड या फोर्थ पॉइंट है, वैसे शायद थर्ड है। समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा वंचित वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब आप सोचेंगे समाज में वंचित वर्ग क्या है, तो एक सेकंड में आपको पहले समाज का वंचित वर्ग की डिफिनेशन बता देती हूँ। चलिए पहले समय हम लोग एक सेकंड रुकिए। हाँ, पहले हम लोग वंचित वर्ग समझ लेते हैं। समाज के वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? वंचित शाब्दिक अर्थ है जिसका मतलब है वंचित का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, यहाँ पे डैश होगा, कॉमा नहीं, ऐसे करके। वंचित का शाब्दिक अर्थ है अभावग्रस्त या विहीन। जब कोई व्यक्ति या वर्ग अधिकारों या सुविधाओं से विहीन होता है तब उसे उन अधिकारों या सुविधाओं से वंचित माना जाता है। मुख्यतः वंचित वर्ग के अंतर्गत शूद्र वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को लिया गया है। ठीक है, मुख्यतः हम लोग इसमें लेते हैं, मतलब सॉरी हम लोग नहीं लेते, समाज लेता है मुख्यतः वंचित वर्ग के अंतर्गत। तो दोस्तों ये था आपका समाज के वंचित वर्ग का मतलब। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, वरना मुझे लगा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब कि वंचित वर्ग के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है या क्या महत्व है उसका। समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा वंचित वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है,
समाज में वंचित वर्ग को बहुत पीछा माना जाता है, सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। लेकिन शिक्षा के द्वारा वंचित वर्ग के लोगों को लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। वंचित वर्ग के लिए शिक्षा का महत्व। सामाजिक न्याय। शिक्षा वंचित वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने और समान अवसर प्राप्त करने में मदद करती है। सशक्तिकरण। शिक्षा वंचित वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करती है, जिससे वे सशक्त बनते हैं। आर्थिक विकास। शिक्षा वंचित वर्ग के लोगों को बेहतर नौकरी और व्यवसाय के अवसर प्रदान करती है, जिससे उनका आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा वंचित वर्ग के लोगों को सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ लड़ने में मदद करती है, जिससे सामाजिक परिवर्तन आता है। वंचित वर्ग यानी अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उत्थान में शिक्षा की आधारभूत भूमिका है। शिक्षा के द्वारा वंचित वर्ग का उत्थान करके उसे विकास की मुख्य धारा में लाने में पर्याप्त सफलता मिलती है। दोस्तों, ये आपकी वो जो मैं 3 लाइन बोलती हूँ ना, निष्कर्ष, वो है ये कि वंचित वर्ग निष्कर्षता या अंततः हम कह सकते हैं कि वंचित वर्ग के उत्थान में शिक्षा की आधारभूत भूमिका है। शिक्षा के द्वारा वंचित वर्ग का उत्थान करके उसे विकास की मुख्य धारा में लाने में पर्याप्त सफलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस अब आपके अधिकतम शायद 2 से 3 क्वेश्चन है। समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को विस्तार से बताइए। ठीक, इसका आपका जो तीसरा टाइप है, पता है कैसे पूछ सकता है? स्वतंत्र भारत में वंचित वर्ग के लिए शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने क्या किया, या शिक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए। मतलब स्वतंत्र भारत दे सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं, यही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत में वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए न केवल संविधान में व्यापक प्रावधान किए गए हैं, अपितु विभिन्न सरकारों द्वारा भी समय समय पर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उनसे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की शैक्षिक स्थिति में प्रभावपूर्ण सुधार हो रहा है। समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत में, अगर आपका स्वतंत्र भारत आता है तब आप यहाँ स्वतंत्र भारत लिखिएगा, वरना सिर्फ आप भारत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे स्वतंत्र लिख के आए तब आप यहाँ स्वतंत्र लिखिएगा, लेकिन ठीक है। भारत में वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए न केवल संविधान में व्यापक प्रावधान किए गए हैं, अपितु विभिन्न सरकारों द्वारा भी समय समय पर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उनसे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की शैक्षिक स्थिति में प्रभावपूर्ण सुधार हो रहा है। समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं। अब हम लोग पॉइंट में बात करते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं लॉन्ग वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग बनेंगे, क्योंकि आपके पास पता है 4 लॉन्ग आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपको आना चाहिए। मतलब 4 में आपको करने 2 ही हैं, लेकिन कोई भी आ सकते हैं ना, इसलिए ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि हम सब पढ़ के जाएं, जिससे बाई चांस अगर 2 वो लोग अपनी तरफ से दें तो 2 तो हमको पक्के वाले आते हो। तो अब हम, ये क्या पॉइंट था, सरकार द्वारा किए गए क्या काम किया जा रहा है। देखिए, शिक्षा का अधिकार नियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अनुच्छेद 21 के भाग 1 में ये मतलब प्रावधान है। ये उपबंध 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का भाग 1 में। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं है। 16 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। यह आपके किसमें, अनुच्छेद 21 का भाग 1 86वां संविधान संशोधन है, 2002 में किया गया। आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें नामांकन के लिए आरक्षण के अलावा न्यूनतम अर्हता आंकड़ों में भी छूट देने के प्रावधान है। यानी कि जो ये पिछड़ा वर्ग है या वंचित वर्ग है, इसके लिए कॉलेजों में सीटें भी आरक्षित की जाती हैं। कि विशेष से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 1000 सीटें हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जो 100 सीटें हैं ये इन लोगों के लिए, उसमें और कोई भर्ती नहीं होगी, सिर्फ यही लोग इसमें भर्ती किए जाएंगे। फिर इसके बाद जो टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट हुआ या कोई भी टेस्ट हुआ, उसमें भी इन लोग को
छूट दी जाती है जनरल कैटेगरी से। तो यही इसका मतलब है। इसमें नामांकन के लिए आरक्षण के अलावा न्यूनतम अर्हता आंकड़ों में भी छूट देने का प्रावधान है, यानी कि योग्यता में भी छूट दी जाती है। जैसे कि जनरल कैटेगरी की एज 25 साल हुई तो इन लोगों की 20 साल में इन लोग को मतलब 5 साल की छूट होती है कि ये लोग 30 साल तक भर्ती किए जाएंगे। हम लोग का 25 जैसे उन लोग का क्या जनरल कैटेगरी का जैसे 25 हुआ तो उन लोगों का हुआ 30 साल। अब आता है आपका छात्रवृत्ति। वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। विशेष कार्यक्रम। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि मुफ्त मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकें और अन्य सहायता। समाज के वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं, मैं एक बार बता चुकी, दोबारा बता देती हूँ। वंचित का शाब्दिक अर्थ है अभावग्रस्त अथवा विहीन। जब कोई व्यक्ति या वर्ग अधिकारों या सुविधाओं से विहीन होता है, जब कोई व्यक्ति या वर्ग अधिकारों या सुविधाओं से विहीन होता है तब उसे उन अधिकारों या सुविधाओं से वंचित माना जाता है। मुख्यतः वंचित वर्ग के अंतर्गत शूद्र वर्ण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को लिया गया है। दोस्तों आपको शायद कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो वो बारिश हो रही है इसलिए बारिश की आवाज़ है, इसलिए थोड़ा सा अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो उसके लिए सॉरी। बाहर पानी गिर रहा है इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? समाज के वंचित वर्ग के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है? स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्र की एकता, अखंडता व समृद्धि के लिए वंचित वर्ग का विकास करने और विकास की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता की अनुभूति की गई। इस हेतु अन्य सुविधाओं के अलावा शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया। शिक्षा को एक ऐसा माध्यम माना गया जिसके द्वारा, यहाँ पे डंडा नहीं होगा सॉरी कॉमा होगा, जिसके द्वारा शूद्र वर्ण को शिक्षित करके न केवल उसकी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति को उन्नत करने हेतु विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये लाइन मैं फिर से पढ़ देती हूँ। शिक्षा के द्वारा शूद्र वर्ग को शिक्षित करके न केवल उसकी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति को उन्नत करते हुए विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और समृद्धि को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन लॉन्ग के इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, पूरा पढ़िए। वंचित वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। लोकतंत्र की सुरक्षा। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया है, जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद एवं पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपको याद है किससे संबंधित है, मतलब कि वंचित वर्ग के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है? देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए सभी वर्गों के नागरिकों को शिक्षित होना आवश्यक है, ताकि वे अपने मताधिकारों का प्रयोग करके उचित व शिक्षित जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेज सकें। ठीक है ना, मतलब उनको शिक्षित होना क्यों जरूरी है? जब वो शिक्षित होंगे तो उन्हें ज्ञान होगा कि हमारे लिए कौन सी सरकार बेहतर है, हम किसे चुने, कौन अच्छी है, तो वो अपने मताधिकार यानी कि वोट का यूज़ करके उसी पर्टिकुलर पार्टी या व्यक्ति को जिताएंगे या उसे शासन की गद्दी देंगे। इसलिए सभी के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। उचित व शिक्षित जनप्रतिनिधियों के हाथों में देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। तो ये हुआ आपका लोकतंत्र की सुरक्षा। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। लोकतंत्र की सुरक्षा। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया है, जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद एवं पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए सभी वर्गों के नागरिकों को शिक्षित होना आवश्यक है, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करके उचित व शिक्षित जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेज सके। उचित व शिक्षित जनप्रतिनिधियों के हाथों में देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वंचित मतलब कि शिक्षा क्यों जरूरी है ना, तो उसका लिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है वंचित वर्ग का उत्थान। शिक्षा के द्वारा वंचित वर्ग का उत्थान हो सकता है। अंदर का पढ़ते, वंचित वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से न केवल समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत किया जा सकता है, बल्कि जीविकोपार्जन के नए अवसरों को प्राप्त करके आर्थिक विषमता को दूर किया जा सकता है।
इस प्रकार शिक्षा के द्वारा वंचित वर्ग का उत्थान करके उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। जब वंचित वर्ग शिक्षित होगा तो उसे समाज में जो व्याप्त बुराइयां होंगी उसका अंत किया जा सकता है, और वो उसके पास रोजगार के नए अवसर होंगे। जब वो पढ़ा लिखा होगा, उसको जीविकोपार्जन के नए नए तरीके उसका खुद के माइंड में आएंगे, खुद वो नए नए व्यापार के बारे में खोज सकेगा, जिससे आर्थिक विषमता दूर होती है और वंचित वर्ग का उत्थान हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा के द्वारा वंचित वर्ग का उत्थान करके उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वंचित वर्ग अगर शिक्षित होगा तो राष्ट्र की समृद्धि होगी। कैसे भाई? वंचित वर्ग भी कमाएगा, वो बड़े बड़े व्यापार में भाग लेगा, उसको सही गलत की चीज़ें पता होंगी, तो इससे वो राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है। राष्ट्र की समृद्धि की दृष्टि से भी वंचित वर्ग की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि वंचित वर्ग भी राष्ट्र की समृद्धि का एक भाग है। अतः वंचित वर्ग को शिक्षित, सशक्त एवं समृद्ध बनाए बिना राष्ट्र की समृद्धि संभव नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, फिर आपकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड पूरी कंप्लीट है। एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटा, जितना भी इम्पोर्टेंट था सब मैंने इसमें करा दिया। भरोसा करें, वीडियो को 2 बार देखें, अच्छे से कंप्लीट करें, उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसको भी देख के पेपर देने जाएं, आपका पेपर बिंदास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का महत्व बताइए। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की क्या भूमिका है? शिक्षा की दोनों में कोई भी क्वेश्चन पूछे, आंसर आपका यही है। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, बल्कि छात्रों में देशभक्ति, सामाजिक समझ और विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं के प्रति सम्मान और जागरूकता विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे वे एक अधिक एकजुट और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य, एक मतलब बहुत सारे उद्देश्य थे, उसी में एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण और एकता को बढ़ावा देना है, एक समान राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति विकसित करके, और भारतीय समाज की बहुलवादी और विविध प्रकृति का सम्मान करके। समझ गए ना? ये क्या, इसका शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विविध प्रकृति का सम्मान करे। ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, विविध प्रकृति का सम्मान करना है। ठीक है, करना है। यह आपका राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का महत्व है दोस्तों। यूनिट सेकंड का सबसे लास्ट पॉइंट है, इसलिए ज़रूर पढ़ें इसको भी। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है? सामाजिक और सांस्कृतिक समझ। शिक्षा छात्रों को भारत की समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराती है, जिससे वे विभिन्न समुदायों के प्रति सम्मान और समझ विकसित करते हैं। ठीक है, उनको सामाजिक और सांस्कृतिक समझ होगी तो उनमें जो भेदभाव की भावना है वो खत्म होगी, जिससे हम लोग की राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गौरव और पहचान। शिक्षा छात्रों में राष्ट्रीय गौरव और पहचान की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे वे भारत की उपलब्धियों और विरासत पर गर्व महसूस करते हैं। समानता और न्याय। शिक्षा छात्रों को समानता, न्याय और सामाजिक न्याय के महत्व को समझने में मदद करती है, जिससे वे अधिक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। शिक्षा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय को विकसित करने में मदद करती है, ये यहाँ कॉमा नहीं होगा, जिससे वे एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बन सकें। सहिष्णुता और आपसी समझ। शिक्षा छात्रों को सहिष्णुता, आपसी समझ और भाईचारे की भावना विकसित करने में मदद करती है, जिससे वे विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ सद्भाव में रह सके, जिससे वे विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के लोगों के साथ सद्भाव में रह सके। तो बस दोस्तों, यहाँ से आपका खत्म हुई यूनिट सेकंड और फर्स्ट। एक बार इसको देख लें कि राष्ट्रीय एकता की शिक्षा की क्या भूमिका है। सामाजिक और सांस्कृतिक समझ विकसित करना, राष्ट्रीय गौरव और पहचान को बढ़ावा देना, समानता और न्याय विकसित करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अगर शॉर्ट में आता है तो आप इतना लिखेंगे, सहिष्णुता और आपसी समझ विकसित करना, लेकिन लॉन्ग में आता है इसलिए पूरा याद करिए आप।
और आपका पेपर की जिम्मेदारी मेरी है कि आपका पेपर अच्छा होगा। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, लैंग्वेज वहाँ क्वेश्चन की चेंज भी होती हो तो भी आप कर लेंगे। दोस्तों, तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट और सेकंड पूरी कंप्लीट, जितना भी इम्पोर्टेंट उससे बन रहा था। ये वीडियो आप देखिए, लगभग या तो रात में 12 बजे इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, या सुबह 4 बजे या 3 बजे के लगभग इसका अपलोड हो जाएगा। तो ये था पूरा आपका। कहीं कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। वीडियो की टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, आप देख रहे हैं अभी भी बारिश हो रही है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो कभी देर से अपलोड होता है या कभी कभी नहीं भी हो पाता। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो वीडियो ज़रूर अपलोड होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कहीं कोई समस्या हो, टाइपिंग में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको सुधार लूँगी और कमेंट में आपको बता भी दूँगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।